तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद होगी आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और 10th की न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में बताए थे साइंस के सिलेबस के बारे में, और आज हम एक बायोलॉजी की धमाकेदार क्लास लेकर आ चुके हैं आपके बीच, जो कि इस क्लास के करने के बाद आप लोग के दिल और दिमाग से बायोलॉजी का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, और चलिए आप लोग देखिए और इस वीडियो में बने रहिए। जीव विज्ञान, आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान का फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज अंत तक बने रहिए। और जीव विज्ञान में हम लोग पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पर जैव प्रक्रम से पहले हम लोग ये तो जान ले कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान आखिर कहते किसको है, क्योंकि जीव विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। इसकी खोज किसने की, उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब जानेंगे तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले जीव विज्ञान की परिभाषा को समझ लीजिए कि जीव विज्ञान कहते किसको है। तो देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, मनुष्यों, जानवरों, पौधों, ये सब आ जाएंगे इसमें। मनुष्यों, जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, मनुष्यों, जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की संरचना, कार्य, विकास, कार्य, विकास एवं उत्पत्ति इत्यादि का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहते हैं किसको है, देखिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों, और जीवित प्राणियों में जैसे मनुष्यों, जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों की कार्यों, विकास, उत्पत्ति इत्यादि की अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना, अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये देख लेते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक
बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क और जीन बैप्टिस्ट लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड रेनहोल्ड ट्रेविरोनस गॉटफ्रीड रेनहोल्ड ट्रेविरोनस ने 1802 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से किया। तो देखिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड रेनहोल्ड ट्रेविरोनस ने 1802 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से किया, मतलब कि आजादी के रूप से स्वतंत्र रूप से किया। यही दो वैज्ञानिक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम थोड़ा बोलने में आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इन्होंने ही किया। आप लोग लैमार्क ये छोड़कर लैमार्क भी बोल सकते हैं आप लोग। तो आप लोग जान गए बायोलॉजी का प्रथम प्रयोग किसने किया। आप जानिए जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो अरस्तु को, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो इतना आप लोग जान लिए। अब बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द जीव विज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। दो भाषा से जैसे भोजपुरी भाषा होता है, हिंदी भाषा होता है, वैसे ये ग्रीक भाषा है। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो भाषा से बना है, दो ग्रीक भाषा से बना है, जिसमें दो जो भाषा है, एक है बायोस, एक है लोगिया, बायो और एक है लोगिया। यही दो ग्रीक भाषा से बायोलॉजी शब्द बना है। अब बायोस का मतलब समझ लेते हैं, जीवन, और लोगिया का भाषा हम लोग समझ लेते हैं अध्ययन की शाखा। तो देखिए बायोलॉजी ग्रीक शब्दों के दो भाषा से बना है, और ये दो भाषा ये है बायोस और लोगिया। और बायोस का अर्थ ये होता है कि जीवन, और लोगिया का अर्थ होता है अध्ययन की शाखा। मतलब जीवन की अध्ययन की शाखा को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं।
इस भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जय प्रकरण पढ़ने से पहले इतनी जानकारी को जान लिए, अब हम लोग आते हैं कि जय प्रकरण किसको कहते हैं। जय प्रकरण किसको कहते हैं तो अंत तक देखिए, आप लोग बायोलॉजी से एकदम डरना भूल जाइएगा, अंत तक बने रहिए। अब आइए देखते हैं हम लोग कि जय प्रकरण किसको कहते हैं। आखिर ये जय प्रकरण है क्या। जय प्रकरण, तो जय प्रकरण वे सारी क्रिया है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रकरण कहलाता है। वे सारी क्रिया है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब होता है रख रखाव, उसको ही हम लोग जय प्रकरण कहते हैं। तो लिखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रकरण कहलाता है। वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जय प्रकरण कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब आप लोग जान लीजिए, रख रखाव या देखभाल, जीवों का रख रखाव या देखभाल, या कितने समय तक ये बना रहेगा, उसको ही हम लोग जय प्रकरण कहते हैं। अब जय प्रकरण का इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और एक तो श्वसन, ये सब जय प्रकरण का उदाहरण है। और इन्हीं टॉपिक को हम लोग अब लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के बारे में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आज पोषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, पोषण। व्हाट इज पोषण। पोषण आइए तो पोषण के बारे में जानते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं। पॉइंट डाल के पहले लिख लीजिए एक पॉइंट। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से पोषण की क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं। जीव ग्रहण करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। तो आप लोग को पता ही होगा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषण क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं, और इसी से पोषण क्रिया करके जीव जो है वो ग्रहण करते हैं। अब परिभाषा से आप ये लिख सकते हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा, ये लिख सकते हैं आप
कि वह विधि जिससे वह विधि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर इनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। इनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। अब इसमें एक नया शब्द आया पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा आपको तुरंत लिखवा दे रहे हैं, समझ लीजिए। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर इनका उपयोग करते हैं पोषक कहलाते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, देखिए पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है। अब सबको ऊर्जा मिलती है तो समझ लीजिए उसको ही पोषक तत्व कहते हैं। तो आइए पोषक तत्व का परिभाषा भी आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहते हैं जिससे जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती है। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहते हैं जिससे जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर की जरूरतें जो है वो पूरी होती है, उसको ही पोषक तत्व कहते हैं। तो आप लोग समझ गए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं और पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए। अब हम लोग पोषण के प्रकार के बारे में देखेंगे, आखिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आप लोग को एकदम डर भाग जाएगा बायोलॉजी से, एकदम अंत तक सिर्फ बने रहिए और पूरी वीडियो को देख के जाइएगा, फिर बोलिएगा आप। तो चलिए देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार देख लेते हैं अब। चलिए तो पोषण के प्रकार आप देख लेते हैं। जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हेडिंग लिखिए। जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं अब। तो जीवों में पोषण लिखिए। जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जीवों में मुख्यतः पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला पोषण क्या है, पहला है स्वपोषण और दूसरा है
परपोषण। पहला है स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। पहला क्या है, पर स्वपोषण और दूसरा है स्व परपोषण। तो जो स्वयं ग्रहण करे भोजन अपना, उसे परपोषण कहते हैं। स्वयं, स्व, स्वयं, और पर मतलब होता है पराया, मतलब दूसरों पर निर्भर रहे, इसको कहते हैं परपोषण। ठीक, चलिए अब स्वपोषण किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए स्वपोषण का परिभाषा लिखिए। स्वपोषण, स्वपोषण की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार के पोषण में जीव, लिखिए इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव, तो देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण कहलाते हैं। देखिए स्वपोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, मतलब अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। एकदम सीधी बात समझ लीजिए, जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, अपना भोजन खुद से ग्रहण कर ले, उसको ही स्वपोषण कहते हैं। तो हम परिभाषा थोड़ा लंबा लिखे हैं, तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना रहता है। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं स्वपोषण। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में क्या होगा, देखिए जैसे में क्या होगा, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब जैसे हो जाएंगे। हरे पेड़ पौधे, शैवाल इत्यादि। अब जो पेड़ पौधे हैं उनको आप खाना देने जाते हैं रोज, नहीं ना, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। शैवाल को आप कभी खाना देने जाते हैं या कोई जाता है, नहीं ना, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसको ही स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, अपना भोजन खुद से ग्रहण कर ले, उसको ही स्वपोषण कहते हैं। तो अब स्वपोषण के बारे में कुछ लाइन जान लेते हैं नोट करके। तो देखिए जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। देखिए जो जीवी स्वपोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जो जीवी स्वपोषण करते हैं मतलब ये सब क्रिया करते हैं, उसको ही हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो जो स्वपोषण करते हैं उसको ही स्वपोषी कहते हैं। अब देखिए दूसरा नोट लिखिए आप, दूसरा नोट आप लिखिए कि जो जीव, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। अब देखिए जो स्वपोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक, तो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में आपको हरे पेड़ पौधे लिखवाए है ना, तो उसी हिसाब से सभी हरे पेड़ पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं।
और इन पौधों में एक प्रकार का रचना हरित लवक पाया जाता है। इन पौधों में एक प्रकार का रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। हरित लवक या इसको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अब ये तो जाने कि सभी हरे पेड़ पौधे सौपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार का रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है या पाया जाता है। तो अगला नोट लिखिए आप लोग। ये सभी 100% का नोट लिखवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नोट है और इस सब से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णित हरा लिखिए। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक हरे रंग का वर्णक या परहित लिखिए। परहरित वर्णक या परहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये जो बताया ना क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, तो अब देखिए इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण या परहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। एक और पॉइंट है जो कि ऊपर लिख रहे हैं मिटाकर। एक और पॉइंट है 100% में ही 3 नोट लिखवा दिए। ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला नोट एक और है वो लिखवा देते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग कि पढ़ने में कैसा लग रहा है। वैसे आपको वीडियो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए एक और नोट है वो लिख लीजिए कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। जो पत्ती होता है ना वो हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। यह पता चला आपको। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। सबसे जरूरी नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, तो पत्तियों का रंग हरा होता है। तो चलिए आप लोग स्व पोषण के बारे में पूरे अच्छी तरह से जान लिए। अब आते हैं हम लोग पर पोषण के बारे में, जो कि पोषण का दूसरा भाग है। तो आइए पर पोषण मतलब लग ही है पराया, जो अपना भोजन ग्रहण स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको ही हम लोग कहते हैं पर पोषण। तो आइए पर पोषण का परिभाषा एकदम अच्छी तरह से लिखते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में लिखिए, इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर, स्वयं भोजन ग्रहण न कर। इस संश्लेषित का मतलब होता है ग्रहण। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, संश्लेषित का मतलब होता है ग्रहण। तो
इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसी को ही हम लोग पर पोषण कहते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण न कर किसी अन्य पर निर्भर रहता है, मतलब कि हम लोग हो गए, हम लोग भोजन अपने से ग्रहण नहीं करते हैं, किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, किसी अन्य के माध्यम से हम लोग भोजन अपना ग्रहण करते हैं, उसको ही पर पोषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पहले हम लोग का ही नाम मनुष्य, जैसे मनुष्य, जीव, कीड़े मकोड़े लिख लीजिए, मनुष्य, जीव, कीड़े मकोड़े, जानवर, इत्यादि, ये सब पर पोषण के एग्जाम्पल है। अब जानवर जो हो गया वो भोजन अपने से ग्रहण कर लेगा, वो किसी अन्य पर नहीं निर्भर रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर पोषण बोलते हैं। अब देखिए पर पोषण के भी प्रकार होते हैं, और चलिए हम लोग पर पोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पर पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, यहाँ पर लिखिए, पर पोषण के प्रकार। पर पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, और तीसरा जो है वो प्राणी संपोषण है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला कौन सा है, परजीवी पोषण, और दूसरा हमारा कौन सा है, मृतजीवी पोषण, और तीसरा जो है वो है आपका प्राणी संपोषण। तो पर पोषण के प्रकार यही 3 है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो इन तीनों के बारे में भी हम लोग अभी अच्छे से देख लेते हैं। जैसे उन सबको देखे तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लग रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। आप लोग को बायो एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा, हमें उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए अब परजीवी पोषण के बारे में जानते हैं कि आखिर परजीवी पोषण कहते किसको है। परजीवी पोषण की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से आकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर, जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी
या अस्थाई अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह परजीवी पोषण कहलाते हैं। अब जैसे में लिखिए पहले, जैसे में हमारा हो जाएगा जू जो बाल में होता है उसको जू बोलते हैं। लाइस, इंग्लिश में लिख लीजिए लाइस। मच्छर, मक्खी लिख लीजिए। खटमल लिख लीजिए, इत्यादि। अब इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो जू हो गया ये आपके बालों में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ये मच्छर भी हो गया, ये आपके शरीर पर ही आके अपना भोजन जो है ग्रहण करता है। मक्खी भी आपके शरीर पर आता है या कोई भी स्वादिष्ट सामान पर जाता है, वहां से अपना भोजन ग्रहण करता है। खटमल भी वैसा ही करता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया परजीवी पोषण का। समझ गए आप लोग परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो चलिए परजीवी द्वारा इसका नोट में लिख लीजिए आप लोग। परजीवी पोषण में नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख दीजिए कि परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। एकदम आराम से आप लोग लिखिए। देखिए इसका नोट क्या है तो कि परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन सामान्यतः तरल रूप में होते हैं, मतलब ज्यादातर तरल रूप में होते हैं। तरल मतलब द्रव के रूप में रहते हैं। जैसे मच्छर जो है आपके शरीर पे बैठ के खून पीता है तो वो तरल पदार्थ है, तो उसको ही हम लोग तरल बोलते हैं। तो परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। यही नोट है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। तो आइए आप परजीवी के प्रकार के बारे में जानते हैं। परजीवी के भी दो प्रकार होते हैं। परजीवी के प्रकार, तो परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है बाह्य परजीवी और दूसरा है अंतः परजीवी। पहला है बाह्य परजीवी और दूसरा जो है अंतः परजीवी। पहला है बाह्य परजीवी और दूसरा है अंतः परजीवी। तो चलिए अब बाह्य परजीवी किसको कहते हैं और अंतः परजीवी किसको कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सबका परिभाषा आप लोग अच्छी तरह से देखते हुए चल रहे हैं। तो अब इस दोनों के देख लीजिए क्या है बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट या बढ़िया से देख लीजिए इसको एक बार। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। तो लिखिए बाह्य परजीवी, हेडिंग डालिए।
बाह बाह परजीवी। देखिए बाह परजीवी के बारे में, परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे जीव शरीर के, लिखिए परजीवी का वह रूप, परजीवी परजीवी का वह रूप जिससे, परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे, जिससे जीव किसी जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से, जीव शरीर के बाहरी बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे जू, मच्छर, खटमल इत्यादि। देखिए परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। मतलब परजीवी का वह रूप, जैसे में ये जो जीव हो गया, ये किसी बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, मतलब किसी अन्य जीव के शरीर पर जाकर पोषण प्राप्त करता है। ये खुद से प्राप्त नहीं करता है, ये आपके बालों में जाता है और अपना पोषण प्रदान करता है। मच्छर भी वैसा ही काम करता है। मच्छर जो है आपके शरीर पर बैठ जाता है और खून को चूसता है, तो वही खून को चूस के अपना पोषण प्रदान करता है। तो ये किसी दूसरे शरीर पर जाकर अपना पोषण प्रदान करता है। और आइए अब अंतः परजीवी के बारे में जानते हैं। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी के बारे में जानते हैं। परजीवी का वह रूप, लिखिए परजीवी का वह रूप, परजीवी का वह रूप परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे, जिसमें जीव किसी जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से, दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी अंतः परजीवी कहलाता है। जैसे में लिख लीजिए फीता कृमि, फीता कृमि हो गया, हुक, जैसे में फीता कृमि हो गया, गोल कृमि, हुक वर्म, हुक वर्म इत्यादि कर लीजिए। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन इत्यादि कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, तो कोई भी जीव है ना वो शरीर के अंदर जाकर अपना पोषण ग्रहण करता है। अब जो है फीता कृमि जो है वो मनुष्य या जीव जंतुओं के शरीर के अंदर जाकर उसके आंतों को नष्ट करने का काम करता है, जो फीता कृमि है, और नष्ट करके अपना पोषण प्रदान करता है फीता कृमि। तो वह जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर जाकर अपना पोषण ग्रहण करता है, उसको ही हम लोग कहते हैं अंतः परजीवी, कहते हैं उसको ही। तो देखिए आज के लिए इतना ही।
रहने देते हैं। और बाकी के वो दो जो है मृत जीव पोषण जो है और प्राणी संपोषण है वो अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इतना आज के देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लिया आप लोग, इतना आज के रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अभी एक साल हम लोग को पढ़ना है तो एक ही दिन में जरूरी थोड़ा नहीं है इतना सारा पढ़ना, तो इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अब बाकी की क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को इससे भी बढ़िया बढ़िया से अभी आगे पढ़ाया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत चल रहा है, शुरू थोड़ा होने दीजिए खामोशी से, अंत बहुत हुंकार होगा एकदम। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।